फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ऑन दिस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल। दिस इज 20th दिसंबर का मॉड्यूल है एंड एज वी जनरली टेल यू, वॉच दिस वीडियो फुल्ली टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन एडिशन टू दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, ठीक है। बट डोंट मिस आउट टू रीड योर न्यूज़पेपर बिकॉज न्यूज़पेपर इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू, ठीक है। आज हम इन 5 मुद्दों के ऊपर बातें करने वाले हैं। कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं? विच इज COP28, है ना, जो दुबई UAE में कंप्लीट हुआ, उससे क्या बड़े आउटकम आए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब इजराइल और गाजा के सीज फायर के लिए रिजोल्यूशन पास हुआ तो यूएसए ने अपना वीटो लगाकर उसके ऊपर रोक लगा दी। सो व्हाट इज दिस वीटो इज व्हाट वी विल डिस्कस। देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड टर्म्स ऑफ trade, and this is what we are going to discuss from the agriculture point of view in India। उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी रेगुलरली बातें चल रही है एंड हियर वी आर ब्रिंगिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कनेक्टेड टू जुडिशरी एंड AI, एंड देन सम मिसलेनियस आइटम्स लाइक अर्थक्वेक इन चाइना एंड IPL ऑक्शन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट COP28 जो दुबई में हुआ। दोस्तों, COP full form suggests that it is conference of parties. Now what do you mean by conference of party? It is an annual meet of those member countries which are the signatory of this convention, United Nation Framework Convention on Climate Change, ठीक है। दोस्तों, आपको ये भाई साहब का नाम बताना है जो COP28 दुबई में जो हुआ उसके हेड थे, ही वॉज मैनेजिंग द एंटायर एक्टिविटी। तो ये भाई साहब का नाम बताना और उनके साथ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी वो आपको बताना है। चलिए, ग्रेट। सो प्राइमरली द बिग क्वेश्चन इज, ये जो बातें चालू हो रही है UNFCCC की, है ना, वो कहाँ से चालू हुई? इट ऑल स्टार्टेड इन 1992 वेयर देयर वॉज अ समिट टुक प्लेस इन रियो, अर्थ समिट उसका नाम दिया गया, ठीक है। दैट इज 1992 में ये समिट हुई। आफ्टर 2002 जोहानिसबर्ग में ये इवेंट हुई, फिर वापस 2012 में ये एक और इवेंट हुई, ठीक है। और इन सबको अर्थ समिट का नाम दिया गया। हाउएवर, जो पहली अर्थ समिट है, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज ये पहली अर्थ समिट से 3 कन्वेंशंस आए और ये 3 कन्वेंशन के जो सिग्नेटरीज होंगे वो एन्युअली मीटिंग करते हैं। उनमें से हम बात करें एक, which is called United Nation Framework Convention on Climate Change, ठीक है। दूसरा है United Nation Convention on Biodiversity and United Nation Convention on Combating Desertification, ठीक है। So these are the 3 convention which were open for signatures since 1992. India is a member of all of 3. Okay, remember this, note karna, India is a member of all of this. Okay, let's move forward and discuss further important part, ठीक है। So UNFCCC जिसके ऊपर हमने बात करी, which is United Nation Framework Convention on Climate Change, which is a supreme decision making body for climate change related thing. उसका सेक्रेटेरिएट बॉन में अवेलेबल है, ठीक है। ये एवरी ईयर मिलते हैं। पहला COP1 took place at Berlin, जर्मनी में। The first COP took place at, you can say, Germany. Okay, COP3 क्योटो जापान में हुआ। Remember, this is very important क्योंकि यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आए, ठीक है। अब ये आपको पूरा याद रखना है कौन कौन से प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के द्वारा क्या चीज़ें चलती है। सो प्राइमरली क्योटो प्रोटोकॉल ने, you can say, कंडीशन लगाया कि भाई देयर शुड बी लीगली बाइंडेड डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन। सो क्योटो प्रोटोकॉल, द क्योटो प्रोटोकॉल ने डेवलप कंट्रीज को बाइंड कर दिया अपने एमिशन स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस करने के लिए। देन 2001 में COP7 हो गया, विच इज इन माराकेश, मोरक्को, है ना, माराकेश मोरक्को, जहाँ पे सबने क्योटो को रेटिफाई किया, क्योटो को अप्रूवल दिया। COP8 2002 में इंडिया में हुआ।
आपको याद होगा मोदी साहब वेंट टू दिस दुबई COP28 एंड ही सजेस्टेड दैट COP33 कैन बी टेकन एट इंडिया, हम इंडिया में कर सकते हैं. सो COP8 दिल्ली में हुआ 2002 में, और वहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ विच इज़ प्राइमरली जो डेवलपमेंट नीड्स है पुअरेस्ट कंट्रीज की, उसके बारे में बात हुआ. जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ 2009 में विच इज कॉल्ड कोपेनहेगन COP15, और पहली बार डेवलप कंट्रीज प्लेज्ड $30 बिलियन. ठीक है, कितना उन्होंने प्लेज किया? $30 बिलियन फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए. देन COP we can say 14 पोलैंड में हुआ, COP13 बाली में हुआ. ठीक है, so this is how it took place. Some of the important you can say COP were basically COP21 2015 में हुआ which is known as Paris Agreement. क्या नाम दिया गया? Paris Agreement. What happened in a Paris Agreement? Paris Agreement में सभी कंट्रीज ने पहली बार ये अग्री किया that we will try to reduce global temperature well below 2 डिग्री सेंटीग्रेड to you can say pre-industrial time. तो हम उसको कोशिश करेंगे वहाँ पे करने की. क्लाइमेट फाइनेंस रिच कंट्रीज देंगे, और ईयरली वी विल बी हैविंग $100 बिलियन. ठीक है, हम प्लेज करेंगे क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने के लिए. देन COP26 हुआ ग्लासगो में, देन COP27 हुआ शर्म शेख इजिप्ट में, एंड COP28 यू कैन से दुबई में हुआ. COP28 UAE में हुआ, उसमें क्या मेजर आउटकम आए इसको नोट करिए. व्हाट इज अ मेजर आउटकम? सबसे पहला ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल नाम का फ्रेज यूज हुआ. ठीक है, आइडियली फ्रेज होना चाहिए था फेज आउट, that we would like to phase out you can say fossil fuel. phase out का मतलब होना कि you were using fossil fuel and now you want to go for zero fossil fuel. ठीक है, now they said it is not possible, so we will be using a word called transition away from fossil fuel. नोट करना, इसके ऊपर आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में RC के पैसेजेस आएंगे on this terminology, phase out and transition away. Okay, then ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज लोगों ने ली, जो सिग्नेटरी कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया. दे सेड वी विल वर्क टुगेदर टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. ठीक है, टू एटलीस्ट 11,000 गीगावाट बाय 2030. है ना, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको 3 गुना करें, 3 गुना करके हम ये नंबर पे लेके जाएंगे. Is that very clear to everyone? Great. Then बड़ा important development हुआ which is known as Loss and Damage Fund. Loss and Damage Fund की शुरुआत हुई पाकिस्तान के एफर्ट की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में लास्ट ईयर दैट इज इन 2022 काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर फ्लड आया, और फ्लड ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे पाकिस्तान को. तो पाकिस्तान ने कहा कि ये जो फ्लड आया इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज इज बिकॉज ऑफ you all countries. ठीक है, so thereby all countries together have to provide loss and damage fund. ठीक है, so क्या वर्ड है उसका? loss and damage fund which will be to the tune of $800 million. ठीक है, that is loss and damage fund. loss and damage fund. So World Bank will possibly host this fund and will deploy this fund to varieties of the places. ठीक है, सो ये याद रहेगा दोस्तों, लॉस एंड डैमेज फंड. चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आया विच इज कॉल्ड ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन. ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन GGA was introduced in COP28 which is you can say in UAE. It aims to enhance climate change adaptation के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि जो पेरिस एग्रीमेंट में जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात हो रही थी उसको अचीव किया जाए. एक अगला महत्वपूर्ण प्लेज लिया अलग अलग कंट्रीज ने विच इज नोन एज ग्लोबल कूलिंग प्लेज, विच इज 66 कंट्रीज ने साइन किया, प्राइमरली टू रिड्यूस दैट वी वुड लाइक टू रिड्यूस दिस cooling related you can say activities. That means we would like to reduce cooling related emissions. So हम ठंडा करने के लिए जो emission करते हैं तो हम उसको reduce करने की कोशिश करेंगे. Declaration to triple nuclear energy. COP28 ने कहा कि हम 3 times nuclear energy को बढ़ाएंगे ताकि हम emission कम करें.
कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर के ऊपर ध्यान दिया फ्रांस ने, इन कोलाबोरेशन विद वेरियस कंट्रीज इंट्रोड्यूस्ड अ कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर, ठीक है, प्राइमरली टू लेवरेज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लेसन्स लर्न फॉर इफेक्टिव कोल ट्रांजिशन। कोल ट्रांजिशन मतलब कोल से एनर्जी जो क्रिएट होती है उसमें ट्रांजिशन करना और उसमें से वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होगी उसको इंप्लीमेंट करना। अनदर पार्ट वाज डेवलप एज चैम्प इनिशिएटिव, ठीक है, क्या किया गया, चैम्प इनिशिएटिव। व्हाट इज चैम्प इनिशिएटिव? चैम्प स्टैंड्स फॉर कोएलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल, यू कैन से पार्टनरशिप, ओके, that is CHAMP stands for coalition for high ambition मल्टी लेवल पार्टनरशिप, ठीक है, दैट इज प्राइमरली फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, COP28 में हुआ। और ये इनिशिएटिव का एम है कि भाई हम एफिशिएंट प्लानिंग करें, फाइनेंस करें, इंप्लीमेंट करें चीज़ों को और मॉनिटर करें अलग अलग तरीके की क्लाइमेट की सिस्टम को। और क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात हुई, ठीक है, जहाँ पे करीबन $500 है ना क्लाइमेट फाइनेंस के लिए अलग लगाए गए। तो ये अलग अलग तरीके के गोल आउटकम अचीव हुए। इंडिया ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए COP28 में। हमने चालू किया ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, ठीक है, इट इज एन यूनिक अलायंस ऑफ 275 ग्लोबल रिवर सिटीज इन 11 कंट्रीज, ठीक है, सो दैट रिवर सेंट्रिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, है ना। आप समझ सकते हैं कि रिवर बड़ा महत्वपूर्ण काम करती है ना, कोई भी देश को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी एक और इनिशिएटिव रही जिसका नाम दिया गया ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ओके, सो देयर बाय देयर विल बी एन एक्सचेंज विल टेक प्लेस of innovative environmental program related to water conservation and afforestation, उसके ऊपर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लगाया गया। सो ओवरऑल COP28 है ना काफ़ी पॉजिटिव बातें हुई, पर बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी तरफ, जो उनको अचीव करना चाहिए उतना अचीव हुआ नहीं है। दैट इज वेयर दी प्रॉब्लम इज, ठीक है। चलिए ग्रेट, वी गो टू द इवेंट नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और वीटो के बारे में बात हो रही है। UNSC इजराइल के बारे में बात हो रही है। US इजराइल को कंटिन्यूअस सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा US कांग्रेस ने, ठीक है, अलग अलग जो कैंपसेस के डीन और डायरेक्टर है उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बुलाया और उनसे पूछा गया कि व्हाई आरंट यू स्टॉपिंग एंटी सेमाइटिज्म रिलेटेड बातें आपके कैंपस में। नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी सेमाइटिज्म। एंटी सेमाइटिज्म का मतलब होता है कि ऐसी बातें जो जूइश के फेवर में होना, है ना, जूइश पीपल के फेवर में होना। एंटी सेमाइटिज्म का मतलब होना कि एंटी जूइश बातें करना, ठीक है ना, एंटी जूइश बातें करना, ठीक है। तो ये USA इज वेरी क्लियर दैट दे आर सपोर्टिंग इजराइल। So recently there was a ceasefire related resolution was put into UNSC and USA ने उसको वीटो दे दिया क्योंकि USA के पास वीटो है। और सीज फायर उन्होंने बोला कि भैया सीज फायर नहीं होगा, इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं दोस्तों UNSC में कितने मेंबर होते हैं। टोटल इट इज अ 15 मेंबर बॉडी। कितनी मेंबर की बॉडी है? 15, ठीक है। इस 15 मेंबर बॉडी में देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। विच आर दी 5 परमानेंट मेंबर? फ्रांस, रशिया, USA, चाइना, UK, ठीक है। दिस आर दी 5 परमानेंट मेंबर्स। देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर विच आर सिलेक्टेड फॉर विच आर इलेक्टेड फॉर 2 ईयर। इंडिया भी इसमें था 2022 तक। अब ठीक से हमारा 2 साल का टेन्योर खत्म हो गया था, ठीक है। सो 2022-23 के ये 5 मेंबर है, ठीक है। दैट इज अल्बानिया, ब्राजील, UAE, घाना एंड गेबॉन। और 2023-24 के 5 साल वाले स्विट्जरलैंड, इक्वेडोर, माल्टा, जापान एंड मोजाम्बिक। Okay, so there is a possibility that India may come to this particular scenario in the next few years. India काफी समय तक UNSC का मेंबर रहा है, नॉन परमानेंट मेंबर. We remain 8 times नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC. However, इनके पास ये 5 मेंबर के पास वीटो पावर है. 1946 से जब ये संस्था बनी थी, ठीक है, तो ये 5 मेंबर के पास वीटो पावर दिया गया है ना. और ये वीटो पावर इज you can say being agreed by UN charter, ठीक है.
अब वीटो पावर कैसे यूज होता है? वीटो पावर है 5 member P5 countries, if they say I want to stop this particular resolution, they can use their vote and they can stop it. That's one. Or they don't want to do anything on it, ठीक है? So either they support that resolution or they can abstain from it. If they abstain, then the resolution will be passed. ठीक है? अगर वो abstain करते तो resolution पास होगा. अगर वो बोलते कि नहीं, मैं नहीं अग्री करता इस बात के साथ, तो then the resolution will be, you can say, stopped, suspended, stopped. ठीक है? That's how the P5 countries. ठीक है? Why do only permanent members of Security Council have a veto power? Why not the other members? ठीक है दोस्तों, अब ये तो समझना पड़ेगा, है ना, जिसकी लाठी मतलब उसकी भैंस, मतलब जो जीता वही सिकंदर. वर्ल्ड वॉर 2 में जीते यही लोग. ठीक है? जर्मनी, इटली, जापान के सामने यही लोग जीते. ठीक है? एंड दे आर ऑल्सो नोन एज फाउंडर्स क्लब because they founded this United Nation and thereby they got those privileges and they have a responsibility on a global stability. They believe कि हमारे पास वो जिम्मेदारी है कि हम इस पूरे वर्ल्ड को पीसफुली रखेंगे. ठीक है? That is why these people got this veto power. इंडिया चाहता है कि हम इस P5 में परमानेंट मेंबर में आए and thereby it becomes P6. ठीक है? चाइना, USA, रशिया, ठीक है, अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं. ठीक है? और इंडिया को यूएनएससी में आने से सबसे ज़्यादा रोकता कौन है भैया? चाइना. ठीक है? एक बहुत बड़ा पावर पॉलिटिक्स खेला जाता है. ठीक है? और ये P5 में हम कोई भी तरीके से आने की संभावना तो लग नहीं रही है. अगर कोई बड़ा रिफॉर्म किया जाए, ठीक है, कोई बड़ा रिफॉर्म किया जाए कि भैया एक काम करते हैं, P5 नहीं देते हैं, ठीक है, हम सभी लोगों को अलाउ करते हैं, सबका एक टर्म होगा और उस टेन्योर के अंदर सब लोग एक कंसेंसस के द्वारा या मेजोरिटी के द्वारा इस तरीके का वीटो पावर यूज करेंगे. अगर ऐसा कुछ अमेंडमेंट लेकर आए तो कुछ होगा, अदरवाइज तो कुछ लग नहीं रहा है, कोई तरीके का इसके अंदर मूवमेंट नहीं लग रहा है. चलो ग्रेट. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यस और नो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ ट्रबल. ठीक है? उसके पॉजिटिव्स भी है और उसके नेगेटिव्स भी है. हम कैसे यूज करते हैं अपने ऊपर है, पर कहीं ना कहीं उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है क्योंकि वो इतना बड़ा पावरफुल फोर्स क्रिएट हो रहा है. तो सबसे पहला वर्ल्ड में जुडिशियल एआई गाइडेंस, कोर्ट के जजेस के लिए एआई को कैसे यूज करना, अगर वो गाइडेंस किसी ने पब्लिश किया हो तो वो इंग्लैंड और वेल्स की कोर्ट ने पब्लिश किया. उन्होंने कहा कि एआई एक तरीके से एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ाता है. जो लीगल रिसर्च करना है, ठीक है, उसके अंदर एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है. लोगों को जस्टिस आसानी से मिल सकती है बिकॉज पीपल आर एबल टू, यू कैन से, यूज चैटबॉट्स, पीपल विल यूज ऑनलाइन रिजोल्यूशन प्लेटफॉर्म, ऑटोमेटेड लीगल डॉक्यूमेंट जनरेशन हो पाएगा. ठीक है? और डेटा ड्रिवन इंसाइट होगी, है ना, ताकि जो जुडिशियल बायस होता है वो नहीं हो पाएगा. ठीक है? रिसोर्स एलोकेशन सही तरीके से हो पाएगा और जुडिशियल डिसीजन का एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पहलू, ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव करना, एक्यूरेसी इंप्रूव करना, ईज ऑफ डूइंग वर्क हो जाना. ठीक है? डेटा ड्रिवन इंसाइट लाना ताकि बायसेस हो या कोई गलत चीजें हो रही है वो सब रोकना. तो बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट यहां से क्रिएट हो रहा है. एट द सेम टाइम देयर आर बिग चैलेंजेस विच आर कमिंग अप. ठीक है? क्या चैलेंजेस हो सकती है? प्राइमरली एक अल्गोरिदम बायस हो सकता है. ठीक है? जो सॉफ्टवेयर बनाया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्गोरिदम बनाया, उसके अंदर एक तरीके का बायसनेस पहुंच जाए और वो बायसनेस की वजह से जो भी आउटकम आएगा वो शायद गलत आ जाए. और इसके लिए करना क्या पड़े? जब भी एआई का काम हो तो एआई में हमेशा ह्यूमन ओवरसाइट और कंट्रोल होना चाहिए. एआई को कंट्रोल करने के लिए कौन होना चाहिए? ह्यूमन. ठीक है? कभी कभार अल्गोरिदम की ओपेकनेस हो सकती है. ठीक है? कि भैया वो कोई पर्टिकुलर चीज बता ही नहीं रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज डाली ही नहीं है. ठीक है? एंड मोर इंपॉर्टेंटली उसकी अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी कैसे क्रिएट करे, ये बड़े चैलेंजेस है. और उस चैलेंजेस को रोकने के लिए इन्होंने बड़े महत्वपूर्ण
गाइडलाइन जारी करे, टोटल 7 गाइडलाइन जारी करे जजेस के लिए। जजेस को कहा कि प्लीज अंडरस्टैंड एआई, दैट्स वेरी क्रूशियल। अगर आप एआई को समझेंगे तो आपके सामने जब कोई चीज डेटा लेकर आया होगा जो एआई ड्रिवन होगा, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि उसको किस नजरिए से देखना है। नंबर 1। नंबर 2, दे अपहोल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। दे सेड अवॉइड एंटरिंग प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, should disable chat history in AI chatbots if that is available. So please ये ध्यान रहे कि आप अगर चैटबॉट के द्वारा जब लोग बातें कर रहे हैं और जो भी बंदा उसको यूज कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। जस्ट लाइक देयर इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी बिटवीन 2 पीपल, है ना। लेट्स से देयर इज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, 2 लोगों के बीच में अगर नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट हुआ तो प्लीज वैसा ही नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट यहाँ पे होना चाहिए, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी। एंश्योर एक्यूरेसी, ठीक है। वेरीफाई जो भी इंफॉर्मेशन एआई दे रहा है क्या वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, प्लीज उसको चेक करिए। बी अवेयर ऑफ बायस, there may be a possibility of bias from the AI, so be careful. Maintain security, use work devices and emails to access AI tools and prefer paid subscription, that's a better way. Take responsibility, अगर आपने AI यूज करा है और उसके द्वारा अगर कुछ आगे पीछे भी हुआ तो you cannot blame कि AI ने किया है। Take responsibility, that is very important. And court and tribunals users, and you can say AI, that means how legal professionals and unrepresented litigants may use AI tools, और उसके वजह से क्या गलतियां हो सकती है उसका ध्यान रखना। So these are the kind of guidelines they have provided. I believe it is very important, है ना, कि IT किस तरीके से जुडिशरी को इनेबल कर सकता है और किस तरीके से जुडिशरी को इसका ध्यान रखना चाहिए। इंडिया में भी जुडिशरी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए। पहला है उसमें से ई कोर्ट प्रोजेक्ट, प्राइमरली पूरे इंडिया की कोर्ट्स को डिजिटलाइज करना, दैट इज व्हाट द एम इज। नंबर 2 इज नोन एज सुपेस। सुपेस इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। प्राइमरली जजेस को एआई पावर्ड टूल देना, दैट इज व्हाट सुपेस का काम। फिर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, सभी कोर्ट को एक जुडिशियल डेटा ग्रिड में लेकर आना। सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा अलग अलग लैंग्वेज में यू कैन से जजमेंट का अनुवाद होगा, दैट इज ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। 2023 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स यू कैन से सीख किया था कि बताइए चैट जीपीटी के द्वारा किसमें क्या होगा, एंड दैट वाज बिग न्यूज़ टू प्लेस। और इसीलिए इंडिया के अंदर ये किस तरीके से यूज़ करना चाहिए उसकी भी एक गाइडलाइन आनी चाहिए। दोस्तों ये ध्यान रहे, अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है, आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सुपेस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सुवास का फुल फॉर्म पूछा जाएगा। अभी ये NGDG, ठीक है, NJDG जो चालू हुआ था, ठीक है, उसके बारे में भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। चलिए ग्रेट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन से बात करते हैं, अ टर्म कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। नाउ व्हाट इज दिस टर्म्स ऑफ ट्रेड? रिसेंटली terms of trade for Indian agriculture has recorded significant improvement in the last decade and a half, going by the data derived from National Income Statistics. Now what is this TOT for agriculture? TOT for agriculture is a ratio between countries' export prices and import prices. This number is increasing for agriculture. Now what does that mean? It means कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट का प्राइस हमें ज़्यादा मिल रहा है। अगर ये इंप्रूव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। और इंपोर्ट जो हम करें एग्रीकल्चर का, ठीक है, उसका प्राइसेस कितनी वैल्यू नहीं हो रही है। समझ में आया दोस्तों? सो इट इज़ अ रिलेटिव प्राइस ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू इट्स इंपोर्ट्स। इट्स अ रिलेटिव प्राइस, ठीक है। सो इट इज लाइक एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स अपॉन इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स। इफ टीओटी इंप्रूव्स, है ना, इफ टीओटी इंप्रूव्स, क्या होगा? टीओटी इंप्रूव होगा, सो इट इज गुड फॉर आवर फार्मर्स, ठीक है, इट इज गुड फॉर द पीपल
who are involved in agriculture, so that means agriculture laborers, उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि हमारे सामान का, हमारे एग्रीकल्चर गुड्स का अच्छा वैल्यू मिल रहा है. अगर टीओटी वर्जन हो रहा है, सो इट इज बैड फॉर दिस पीपल, है ना. फॉर फार्मर्स इट इज बैड, फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स इट इज बैड. विच आर द फैक्टर्स विच आर हेल्पिंग अस टू इंप्रूव टीओटी? 3 मेजर फैक्टर. 1, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, which is directly connected to our farmer and agriculture laborer. सप्लाई डिमांड में इंप्रूवमेंट होना, ठीक है, सप्लाई डिमांड में इंप्रूवमेंट होना, और एक्सचेंज रेट में बेनिफिट होना. अगर इंडिया का एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 83 की जगह पर अगर ये रिड्यूस हो गया टू 70, देन टीओटी विल डेफिनेटली इंप्रूव. समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है. सो प्लीज़ ध्यान रहे, अभी का मेजर कारण है प्रोडक्टिविटी बढ़ना और सप्लाई डिमांड में बढ़ोतरी होना. ठीक है, लेट्स गो एंड टॉक अबाउट सम मिसलेनियस आइटम रिलेटेड टू द वर्ल्ड न्यूज़. वन इज कॉल्ड चाइना. चाइना में अर्थक्वेक आया. कहाँ पर आया? द प्रोविंस इज नोन एज गांसू प्रोविंस. क्या नाम है उसका? गांसू प्रोविंस. The magnitude was 6.2 as per Chinese authority, and as per America it is 5.9 Richter scale पे आया, which is definitely a very challenging. ठीक है, चाइना ने करीबन 200 मिलियन युआन का एलोकेशन कर दिया असिस्टेंस देने के लिए कि हम आपको मदद करेंगे बाई 200 मिलियन युआन के द्वारा. एंड दिस गांसू प्रोविंस कहाँ पर आया भैया? इट इज बिटवीन टिबेटन एंड यू कैन से लोएस प्लेटू. It is bordering Mongolia, and it is also known for its remoteness and ethnic diversity. So majorly it is in the remote area. However, it created a lot of trouble. And then we have a news item connected to our IPL. IPL का auction हुआ कल, दुबई में हुआ था ये. ठीक है, 2024 IPL saw 2 players breaching this 20 करोड़ का मार्क. पहली बार न्यूज आई that Pat Cummins, ठीक है, has got 20.50 करोड़, और ये सबसे बड़ा रहा. आधे घंटे में न्यूज आई दैट इट इज मिशेल स्टार्क हु स्टील द शो बाय 24.75 CR. एक एक बॉल उसका 7.5 लाख का गिरेगा, है ना. दैट्स ह्यूज, है ना. केकेआर इनको लेकर गया. ओके, केकेआर लेकर गया. पैट कमिंस को सनराइजर हैदराबाद लेकर गए. सीएसके लेकर गया डेरिल मिशेल को. इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को मिला सो दैट इज़ हर्षल पटेल. ठीक है, हर्षल पटेल इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रहा. ठीक है, अब यही तो 2 बड़े प्लेयर थे केकेआर ने जो लिए और सनराइजर हैदराबाद ने लिए, जो वर्ल्ड कप में बड़ा अच्छा खेले थे. ये सनो काफ़ी अच्छा खेले थे. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, यू कैन से पॉसिबली यूजफुल फॉर देयर टीम. Not necessarily in terms of proper play, but in terms of marketing, in terms of attracting more people to come on the, you can say, watching IPL वैसा. So overall, you can say IPL के इस auction में 72 players were sold out of a possible 77 slot which were available. ठीक है, और ये दुबई में हुआ था, है ना. टॉप 10 बायर्स, मतलब टॉप 10 प्लेयर्स कौन से थे? ठीक है, अल्जारी जोसेफ, स्पेंसर जॉनसन, समीर रिजवी, रिली रॉस्को, शाहरुख खान एंड रोमन पोवेल. ठीक है, ये लोग थे. एंड सबसे कॉस्टलीस्ट प्लेयर रहा आपका केकेआर वाला, दैट इज मिशेल स्टार्क. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आपको ये मॉड्यूल अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा. ओके, चलिए, ग्रेट. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.